नमस्कार। और आज हम लोग जो है PIL के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PIL का शुद्ध हिंदी होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका या फिर इसको आप PIL भी कह सकते हैं। अब बहुत सारे सब जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनका मानना होता है कि जनहित याचिका क्या होता है। दूसरा वो जानना चाहता है कि इसे कौन दायर कर सकता है। तीसरा है कि जनहित याचिका से किसको लाभ है। चौथा होता है जनहित याचिका कहाँ दायर किया जाता है। और बहुत सारे सब लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई आदमी याचिका दायर करता है तो क्या उसे सामान्य शुल्क देना पड़ता है या अगर सामान्य शुल्क दिया जाता है तो वो कितना होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सामान्य शुल्क न्यायालय अपने विवेक के आधार पे आपको माफ़ी भी कर सकती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जनहित याचिका क्या है, तो जनहित होता है जनता की हित, यानी कि जो जनता होते हैं उनके हित सुख सुविधाओं के बारे में जो उनकी बुनियादी अधिकार है उस अधिकार को दिलाने के लिए या जिससे समाज में लोगों में या फिर जहां आप रहते हैं वहां उस याचिका से वहां के लोगों को लाभ हो, इसे हम लोग और इसी सब बुनियादी अधिकार को दिलाने के लिए जो याचिका हम लोग दायर करते हैं उसे हम लोग जनहित याचिका कहते हैं। अब इसमें से हम लोग को ये एक बात होती है कि जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो बहुत सारे सब लोगों का ये भी जानना होता है कि जनहित याचिका कहाँ दायर किया जाता है। तो जनहित याचिका दो जगह दायर होते हैं, एक हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। ये दो जगह दायर किए जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जनहित याचिका दायर करने से वहाँ के जो समाज के लोग हैं जो उसको बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहा है
इस याचिका से उसे मिल सकता है। तीसरी बात है कि जनहित याचिका कोई भी करेगा तो कैसे कर सकता है। तो जनहित याचिका अगर आप एक पोस्ट कार्ड पे लिख के भी समस्याओं को भेज देते हैं तो वो आपका एडमिट माना जाएगा, यानी कि हो जाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि जनहित याचिका में क्या लाभ हैं। तो जनहित याचिका में जो लाभ हैं, जनता के स्वयं जो नए नए अधिकार हैं, जनता के स्वयं जो नए नए अधिकार हैं वो अधिकार मिलते हैं। और बहुत से, जैसे मान लिया जाए बंधुआ मजदूर, इसे याचिका के माध्यम से लाभ दिलाया जा सकता है। दूसरा होता है पर्यावरण से संबंधित। अगर पर्यावरण से संबंधित कहीं समस्याएं हो रही है तो उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि वो जनहित के लिए है। तीसरा होते हैं कि विशिष्ट अवधारणा, ये भी याचिका के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो जनहित याचिका है इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है मेरी जानकारी में, ठीक है। ये न्यायपालिका की एक उपज है, इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये स्वयं न्यायपालिका की उपज है। दूसरी बात ये है कि ये जो याचिका पहले जो शुरू हुआ था, ये सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी, जनहित याचिका की, कि ये याचिका के बारे में कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है, वहाँ हुआ था। उसके बाद से हमारे भारत में न्यायपालिका ने एक ऐसी उपज दी जिससे समाज के लोगों की जिसे सुविधाएं मुहैया नहीं हो रहा है, जिसे नहीं मिल रहा है, वो इस याचिका के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। तीसरा होता है कि अगर आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं तो उसमें ये देखना जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि ये जो याचिका हम दायर कर रहे हैं इससे स्वयं का लाभ न हो। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी के समय में ज़्यादातर याचिकाएं जो है उसको निरस्त कर दिया जाता है, यह कहकर कि यह जो याचिका दायर किया जा रहा है ये स्वयं के लाभ के लिए किया जा रहा है, न कि जनहित के लाभ के लिए किया जा रहा है। जनहित याचिका दायर करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समाज की समस्या को लेकर के आप याचिका दायर कर रहे हैं, वहाँ जितने भी लोग समाज में हैं सभी का हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो हस्ताक्षर नहीं होता है तो फिर आपकी याचिका को रद्द माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ये याचिका चलने लायक या दायर होने लायक नहीं है। अब इसमें से एक जानकारी ये भी होनी चाहिए कि अगर हम याचिका दायर करते हैं तो हमें कितना कॉस्ट लिया जाएगा, दाम लिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि जनहित याचिका दायर करने में
न्यायालय के विवेक पर भी निर्भर करता है कि वो सामान्य शुल्क माफ़ कर सकता है। लेकिन जैसी मेरी जानकारी है कि शुल्क जो है प्रत्येक व्यक्ति जितना को आप बनाए हैं याचिका के अंदर नोटिस देने के लिए, पर व्यक्ति 50 रुपये लगता है। नोटिस के लिए पर व्यक्ति 50 रुपये लगते हैं। अब मान लिया 5 पे किए हैं तो 250, 10 पे किए हैं तो 500, 15 पे किए हैं तो यानी कि जैसे आप किए हैं उस आधार पे आपको लगेगा। तीसरी बात हो जाता है कि ये जो याचिका है ये सबसे ज़्यादा हम इसलिए करते हैं कि इसमें सार्वजनिक हित हो, और ये ज़्यादातर याचिका सार्वजनिक हितों के लिए ही बनाया गया है। और इसमें जब अगर हित है तो ही आप इसे दायर कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी के समय में ज़्यादातर याचिकाएं यह कहकर निरस्त किया जा रहा है कि ये जो है स्वयं के लाभ के लिए बनाया गया है और स्वयं को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। इसलिए ज़्यादातर याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रद्द कर दी जाती है, यह कहकर कि यह चलने लायक नहीं है। दूसरी बात है कि दूसरी बात यह है कि कोई भी सार्वजनिक कार्य जैसे जो है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो याचिका दायर करने का रूल्स है ये आप जो है संविधान जो आपका है उसमें अनुच्छेद 32 और 26 के तहत आप कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि ये जो प्रक्रिया होती है यह संबंधित मामलों की जानकारी आपको संपूर्ण रूप से होनी चाहिए कि आप जिस बात को लेकर के, जिस मैटर को लेकर के जनहित याचिका दायर कर रहे हैं उसमें आपको संपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि क्या समस्या है, क्या समस्या हो रहा है और कितना समस्या होने वाला। तो ये सब जानकारी आपको विशेष रूप से होनी चाहिए जिसके बारे में आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब आप याचिका दायर करते हैं तो समाज के लोगों को, जहां से आप जनहित याचिका की समस्या को दे रहे हैं वहां से जितने भी समाज के लोग हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। बिना उनकी सहमति के आपका याचिका दायर नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी सहमति, उस समाज के लोगों की सहमति, उस गांव के लोगों की सहमति है या नहीं। अगर सहमति है तो उनका हस्ताक्षर होना जरूरी है। दूसरी बात ये हो सकता है कि जनहित याचिका के लिए आप स्वयं भी कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी बात यह भी है कि अगर जनहित याचिका दायर करने के लिए आप अधिवक्ता रख लेते हैं तो वो आपका जनहित याचिका को दायर करने में विशेष मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको कानून की जानकारी है और उन्हें ये भी पता है कि किस बात को कैसे न्यायालय के सामने हम रख सकते हैं और किस तरह से उनको विवेक में ये डाल सकते हैं कि जो बात हम रख रहे हैं या जो समस्या हम न्यायालय के सामने रख रहे हैं वो समस्याएं सही है, वास्तविक है और वहाँ उस लाभ से वहाँ के लोग जो हैं अभी तक सही रूप से नहीं ले पा रहे हैं जो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो ये सब समस्याएं हो जाती है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जितने लोगों पे ये याचिका दायर किया गया है उसमें से 2-2 कॉपी, याद रखना चाहिए 2-2 कॉपी देना पड़ता है। एक कॉपी यहाँ रहेगा, एक कॉपी जिस पे आप कर रहे हैं उनको, जैसे मान लीजिए 5 आदमी पे कर रहे हैं तो 5, 10 आदमी पे कर रहे हैं तो 10, इतने कॉपी उनको देना जरूरी होता है। और जो प्रतिवादी होते हैं उसके विरुद्ध जो है
कॉपी जो है उसको देना जरूरी होता है। उसके बाद होता है पहले कॉपी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक प्रतिवादी पे 50-50 रुपए का कॉस्ट लिया जाता है और ये फी जो है आप न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। आपने जैसा कहा कि वकील, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि चलो हम जनहित याचिका या अपने समाज में जो समस्या उस बातों को हम न्यायालय के सामने रख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस भूल भुलैया में आपका जो याचिकाएं हैं वो रद्द कर दी जाती है, यह करके कि ये जनहित याचिका बहुत कम दिखता है और स्वयं का याचिका ज़्यादा दिखता है। तो इसमें से ज़्यादातर जो अधिवक्ता हैं वो अपने तथ्यों से जो न्यायालय हैं उनको विश्वास दिलाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपका जनहित याचिका होता है वह मामले पे निर्भर होता है। प्राण एवं देह, मूल अधिकार, ये सब जनहित याचिका का एक आधार है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लिया जाए वादी हुआ, प्रतिवादी हुआ, डिफेंडर, तो इसमें ये होता है कि न्यायालय ये ध्यान देते हैं कि जो याचिका दायर किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, जो याचिका दायर किया जा रहा है उस याचिका में दोनों पक्षों को सुनते हैं कि बात ये सही रखते हैं या ये सही रखते हैं और अपने विवेक के अनुसार वहाँ जो है याचिका पे न्यायालय जो है अपना निर्णय सुनाता है। हाँ, ध्यान देने योग्य ये भी बातें हैं कि ये याद रहनी चाहिए कि अगर आप ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर आप जनहित याचिका दायर करते हैं और उस जनहित याचिका कम और स्वयं की याचिका ज़्यादा अगर न्यायालय को लगता है तो वह आप पे कॉस्ट भी या फाइन भी कर सकता है, जो कि आपको देना ही होगा। ये न्यायालय का एक निर्णय होता है और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी याचिका दायर करें उस याचिका के बारे में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और वहाँ के लोगों की सहमति होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सहमति नहीं होती है और उस बात की जानकारी नहीं है जिस बात की आप याचिका दायर कर रहे हैं, तो वहाँ एक समस्या यह हो जाता है कि आपका जो यह याचिका है इसको रद्द कर दिया जाएगा और आप पर फाइन किया जाएगा। अब फाइन कितना करेगा ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर होता है कि अब वो कितना करता है। तो इसीलिए याचिका दायर करते समय बहुत सारे सब बातों की जानकारी होनी जरूरी होती है, सावधानियां होनी होती है कि हम किस सावधानी से करें और जनहित याचिका से जो हमारे समाज में समस्याएं हैं या गांव में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये सब बातों की जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे मित्र ने ये सवाल पूछा था PIAL के बारे में, क्योंकि उनके गांव में जो है पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याएं अभी चल रही है। दूसरी समस्याएं चल रही है कि जैसे कि हम लोग के समाज में माहौल में दूसरा समस्या चल रहा है ध्वनि से संबंधित। ये सबसे बड़ी समस्या हो रहा है, शादी हो, विवाह हो, ये जैसे डीजे, ये सब भी एक प्रकार का जो है ना परेशानियां हैं। तो ये सब परेशानियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद फिर आपकी अगर याचिका वहाँ दायर हो जाती है तो फिर उसका आप अपने समाज को, अपनी जनता को, अपने लोगों को दे सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब करें और एक बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि
कोई बात की जानकारी हो या ना हो, लेकिन PIL की जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैंने ये इस वीडियो में डाला। तो हमेशा हम ये कहते आ रहे हैं कि वीडियो समाधान के लायक है, सोचने लायक है और संभलने लायक है। और कभी भी हमको अगर किसी समाज में परेशानियां हो तो इस वीडियो के माध्यम से उसका आप समाधान कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।